Namaskar, welcome to Tourism Simplified, UGC नेट 2023 टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन विद कंप्लीट सोल्यूशन। ये इसका पार्ट 2 है। सो बिना ज़्यादा बातें किए चलिए शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। विच इज द जियोग्राफिकल रीजन सब रीजन ऑफ द एशिया एंड पैसिफिक रीजन? ओशिनिया, कैरिबियन, बेनेलिक्स या स्कैंडिनेविया? तो इसका आंसर था ओशिनिया। तो इसके अंदर जो मेन कंट्रीज है वो है जैसे आपकी ऑस्ट्रेलिया होगी, न्यूजीलैंड होगी, पपुआ होगी और न्यू गिनिया होगी। सो ये इसकी कुछ मेन कंट्रीज है। सो हम बात करेंगे बेनेलिक्स कंट्रीज के बारे में। सो जो आपकी बेनेलिक्स कंट्रीज है उसके अंदर 3 कंट्रीज आती है जो मिलकर बनी है, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। सो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। सो इसमें 3 कंट्रीज है, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। और अगर बात करें हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रियों की तो इसके अंदर आती है मेजरली इसके अंदर 3 कंट्रीज है, लेकिन इसमें समटाइम्स हम 6 कंट्रीज को भी कंसीडर करते हैं। सो मेन कंट्रीज जो इसके अंदर आती है वो है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। बाकी जो इसमें एडिशनल कंट्रीज है वो है आपकी आइलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया और फैरो आइलैंड्स हो गया। सो ये तो है 7th क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये 2023 का ही क्वेश्चन है। द एडवेंट ऑफ जेट इंजन एंड देयर यूज इन 1950 फॉर कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट रिजल्टेड इन। सो ये कॉमन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। स्टिफ कंपटीशन कोई मतलब नहीं बनता है इस बात का। हाँ, कंपटीशन था, लेकिन आज के समय में ज्यादा कंपटीशन है, उस समय 1950s में उतना कंपटीशन नहीं था। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, नो। जेट इंजन के इन्वेंट के बाद अब क्या हम ज्यादा मात्रा में लोगों को ट्रांसफर कर सकते थे, बड़े एयरक्राफ्ट बन चुके थे, काफी डेवलपमेंट हो चुका था, तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल तो कम हो चुका था। प्रोवाइडिंग स्पीड, सेफ्टी एंड कंफर्ट, हाँ ये बिल्कुल। जेट इंजन के इन्वेंट से क्या हुआ था कि अब ट्रैवलिंग स्पीड काफी फास्ट हो चुकी थी, सेफ्टी बढ़ चुकी थी क्योंकि ये ज्यादा रिलायबल इंजन थे, और कंफर्ट तो नेचुरली एयरलाइंस जैसे जैसे बिल्डअप हो रही थी तो कंफर्ट हो रही थी। इंश्योरिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। सो ये इसका आंसर सी है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इस क्वेश्चन की मेन बात ये है कि इसमें हम क्लब्स के बारे में तो इतना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन टर्म मुझे इस क्वेश्चन में लगी वो इनक्लेव टूरिज्म था, which is not an example of enclave tourism that grew during post Second World War as a form of full-fledged resort. इसका आंसर है क्लब एकॉर्ड। लेकिन जो मेन बात यहाँ समझने वाली है वो ये है कि इनक्लेव टूरिज्म होता क्या है। इनक्लेव टूरिज्म होता है a conscious decision to segregate tourists from the general population। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। इनक्लेव टूरिज्म का मतलब है कि जब हम टूरिज्म डेवलप करते हैं कहीं पर, लेकिन उस जो जो आपने टूरिज्म डेवलप किया है उसको सेपरेट कर देते हैं वहाँ के लोकल कल्चर से, और उन्हें अलग से ही कहीं कर दे। जैसे मालदीव इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। मालदीव में क्या होता है, जो आपके वो वहाँ पर बीच रिजॉर्ट्स बने हैं या फिर वाटर रिजॉर्ट्स है, अगर किसी ने काम किया हो ट्रैवल एजेंसी में तो उनको पता होगा। तो जो वाटर रिजॉर्ट वगैरह है तो वो मेन सिटी में नहीं है, उसका उनका लोकल लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है, उनके कल्चर से उसका कोई लेना देना नहीं है। उनको बिल्कुल एक मतलब डिफरेंशिएट किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है और सेपरेट कर दिया गया है एक अलग से ही अलग जगह पर। क्वेश्चन अगेन इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, और ये लक बेस्ड क्वेश्चन होता है क्योंकि कई बार वो ऐसी कुजीन्स पूछ लेते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी ना हो, या फिर जो बिल्कुल ही लोकल वहाँ के उनको ही पता हो सकता है सिर्फ उन कुजीन का। तो ये क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम मींस मीट वाज रिप्लेस्ड बाय पोटैटोज आफ्टर द इंपोर्ट इन इंडिया। सो अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एनएमए के बारे में पूछा गया है, मतलब नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। द नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड टू। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एनएमए क्या है, और ये एएमएस एएसआर मतलब ये एक्ट क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि एनएमए का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है। सो रेगुलेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द विcinity ऑफ मॉन्यूमेंट्स दैट फॉल अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द एएमएसआर एक्ट। सो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका एनएमए है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स है या फिर हेरिटेज साइट्स है, उनके आसपास कोई भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या किसी भी तरह की जो कि प्रोविजन में नहीं है, उनको रोकना और उनका संरक्षण करना। सो यही है इसका, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि ये कब आया था। 1958 में जो आपका ये एएमएसआर एक्ट था ये लाया गया था। सो जो अगले 2 क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने उठाया है रिसर्च से, नॉट फ्रॉम पेपर 1। अगेन दीस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन पेपर 2 ऑफ टूरिज्म 2023। वैलिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर 1 में भी इससे क्वेश्चन बनता है और पेपर 2 में भी इससे क्वेश्चन बनता है। तो हम वैलिडिटी के बारे में भी पढ़ेंगे आज कि व्हाट इज वैलिडिटी। और दूसरा हम जानेंगे द टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी कुछ स्पेसिफिक रिसर्च है, जैसे आपकी फेनोलॉजी होगी, एथनोग्राफी होगी, ग्राउंड थ्योरी होगी और केस स्टडी। इनमें से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और स्पेशली पेपर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। अगर आप पीवाईक्यूज को एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इन टॉपिक से ही पूछे गए हैं, वैलिडिटी से भी, वैलिडिटी से पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, और टाइप्स ऑफ रिसर्च से भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द एबिलिटी टू मेजर टू कोरिलेट विद अदर स्टैंडर्ड मेजर और सिमिलर कंस्ट्रक्ट। तो इसमें आपके ऑप्शंस है फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट। इसका आंसर है जो आपका क्राइटेरियन वैलिडिटी होता है, क्योंकि क्राइटेरिया का मतलब ही, इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है। क्राइटेरिया का मतलब ही स्टैंडर्ड होता है, कुछ फिक्स स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब मैं आपको सिंपल टर्मिनोलॉजी में बताऊं ताकि आप कभी नहीं भूले कि क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होता है। एक बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझेंगे। क्राइटेरिया का मतलब होता है, जैसे हम यूजीसी नेट का एग्जाम भरते हैं तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। वहां पर लिखा गया है कि कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम गॉट 55% इन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एक वो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है। जब भी जहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड का के साथ कोरिलेट किया जाए आपका कंस्ट्रक्ट, तो उसका आंसर सीधा सीधा क्राइटेरिया से होने वाला है, क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो क्राइटेरिया का मतलब ही स्टैंडर्ड होता है, सीधा सीधा। सो हमेशा याद रखिएगा व्हाट इज क्राइटेरियन वैलिडिटी। जब आप अपने कंस्ट्रक्ट को मेजर करते हैं या कोरिलेट करते हैं किसी फिक्स स्टैंडर्ड के साथ, क्राइटेरिया के साथ, सो दैट इज योर क्राइटेरियन वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट की बात कर लेते हैं पहले। हम कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। कंस्ट्रक्ट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें समझना कि कंस्ट्रक्ट क्या होता है। कंस्ट्रक्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वो चीज को मेजर करने के लिए बनाया जाता है जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, ऑनेस्टी, बाइंग बिहेवियर, ये सारी चीजें हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। बाइंग बिहेवियर में भी हम कर सकते हैं लेकिन नहीं, डायरेक्टली फिर भी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? कंस्ट्रक्ट। मतलब ऐसे सेट ऑफ मेजर्स, ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस बोलूंगा एक किस्म से। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें एक ऐसा सेट ऑफ जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं क्या है, वो आपका कंस्ट्रक्ट है। आप मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस चीज को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। सो यही होता है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो अब जानते हैं हम कंटेंट वैलिडिटी के बारे में। कंटेंट वैलिडिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट वैलिडिटी होता है जो कि पता करता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने अच्छे तरीके से हर पार्ट को मेजर करता है आपके कंस्ट्रक्ट के। मींस आपका कंस्ट्रक्ट कितना अच्छा है कि वो मतलब आपका हर एक क्वेश्चन जो है, क्या वो वही चीज मेजर कर रहा है जो आप मेजर करना चाहते हो? एग्जैक्टली वही कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर आपका जो जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर वो क्या है, वो उसकी कंटेंट वैलिडिटी को बताता है। कंटेंट वैलिडिटी मतलब हर एक क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया है, ऐसा बताया गया है कि वो कहीं न कहीं आपका एप्टीट्यूड हर तरह की चीज़ को मेज़र करे। मतलब आपको आप एलिजिबल हो कि नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वो सारी चीज़ें मेज़र करता है। इसको बोलते हैं कंटेंट। मतलब उसके अंदर प्रेज़ेंट हर चीज़ रिप्रेज़ेंट करती है जो कि वो मेज़र करना चाहिए। सो सिंपली मैंने डेफिनिशंस भी लिख के रखी है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को। कंटेंट वैलिडिटी इवैल्यूएट हाउ वेल एन इंस्ट्रूमेंट कवर्स ऑल रेलेवेंट पार्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट इट एम्स टू मेज़र। हर एस्पेक्ट को ये मेजर कर पा रहा है या नहीं, वही होता है आपका कंटेंट वैलिडिटी। एंड सबसे लास्ट में आपका जो सबसे और एक इंपॉर्टेंट होता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी मतलब आप सिर्फ देख के अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, मतलब ये अपीयर हो रहा है, वेदर द टेस्ट अपीयर टू मेजर व्हाट्स सपोज्ड टू मेजर। मेजर करने की सोच है क्या ये लगभग वो चीज मेजर कर पाएगा कि नहीं। एक ऊपर ऊपर से आपने देख के बता दिया कि हाँ लगभग लग रहा है कि ये इसको मेजर कर लेगा। सो दैट इज योर फेस वैलिडिटी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि टाइप ऑफ रिसर्च में से है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। The approach to study human experience based on the idea that human experience itself is inherently subjective and determined by the context in which people live is known as phenomenology, ethnography, grounded theory या फिर case study. So जब भी human experience की बात होती है, जब भी कभी human experience की बात होती है, अगर personal experience की बात की जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? phenomenology. फिनोमिनन का मतलब ही क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे कोविड के पेशेंट्स थे, उनके अंदर उनका कोई इंटरव्यू लेगा, उनसे कोई पूछेगा कि उनके अंदर कैसे सिम्पटम्स थे या आफ्टर वैक्सीन उनके अंदर कैसे सिम्पटम्स थे। तो वो क्या होगा, वो उनका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा। सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस होगा। कोई बोलेगा मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई बोलेगा मैं बीमार हो गया था, कोई बोलेगा कि मुझे ये हो गया था, कोई बोलेगा मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस है। इसी एक्सपीरियंस को जब कोई बताता है, सब्जेक्टिव होता है ये, तो इसी को बोलते हैं फेनोमेनोलॉजी। फिर आता है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी वेरी सिंपल, आप लोगों ने सबने सुना होगा इथनोग्राफी। जब हम किसी कल्चर का पार्ट बन जाते हैं, खुद ही इमर्स हो जाता है, जो ऑब्जर्वर है वो खुद ही उस कल्चर में ऑब्जर्व हो जाता है, उनके बीच खुल मिल के रिसर्च करता है उस कल्चर की, उनके पीपल की, उनके रिचुअल्स की, उनके बारे में मत पता करता है, वो ये इथनोग्राफी है। इट्स वेरी सिंपल। ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च मेथड जो कंसर्न करता है किससे? जनरेटिंग अ थ्योरी। जब हम कोई थ्योरी को जनरेट करते हैं और इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है डाटा, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर अनकवर किया जाता है रिलेशनशिप को, सोशल रिलेशनशिप को और बिहेवियर्स को, ग्रुप बिहेवियर्स को। फिर आता है केस स्टडी। केस स्टडी बहुत ही सिंपल है। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, डिटेल स्टडी होती है स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, जैसे पर्सन की, किसी पर्सन पर, ग्रुप की, प्लेस की, इवेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी चीज़ की हो सकती है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी वही होता है आपका केस स्टडी। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं 10 क्वेश्चंस का एक अगला सीरीज बनाऊंगा, इफ आई गॉट सम सपोर्ट एंड
अगर मुझे पॉजिटिव रिव्यू मिला सो हम एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाएँगे फर्दर। और ये आपका 10th यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी 9th यूनिट जो रिसर्च से रिलेटेड है। इसमें 2 पोर्शन है, आपका एक स्टैटिक्स का पोर्शन है, दूसरा ये रिसर्च का पोर्शन है। तो ये रिसर्च के पोर्शन से क्वेश्चंस थे दोनों, और इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। थैंक यू।